मूवी की स्टार्ट में हम दो टीन एजर्स लड़कियों कैटी और बेका को देखते हैं। वो दोनों एक स्थापित वीडियो टेप के बारे में बात कर रही होती हैं। बेका बोलती है, क्या तुमने उस टेप के बारे में सुना है जिसे देखने पर डरावने सपने आते हैं और इसी के साथ ही वो लोग मारे जाते हैं जिन्होंने उस टेप को देखा होता है। वीडियो खत्म होने पर फोन बजने लगता है। कोई फोन पर ये भी कहता है, तुम 7 दिन के अंदर मारे जाओगे। ये सुनकर केटी की हालत खराब हो जाती है और वो घबराकर बेका से बोलती है, मैंने वो टेप देखी है। वो टेप मैंने पिछले हफ्ते जॉस के साथ देखी थी और आज 7वां दिन है। इसी के साथ ही कैटी मरने का नाटक करने लगती है। तभी फोन की घंटी बजने लगती है। दोनों को लगने लगा था कि वो टेप रियल है। बेका फोन उठा लेती है। फोन पर केटी की मॉम होती है। फोन काटने के साथ ही केटी के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है। वहाँ पर टीवी अपने आप ही चलने लगता है, लेकिन केटी को अब भी लग रहा था कि ये सब बेका ही कर रही है। वो टीवी बंद करके बाहर जाने लगती है। तभी फिर से टीवी अपने आप ही ऑन हो जाता है। इस बार केटी टीवी का प्लग निकालकर ऊपर के कमरे की तरफ जाने लगती है। वहाँ पर कमरे के बाहर पानी फैला हुआ होता है। जैसे ही केटी कमरे का गेट खोलती है, वहाँ अंदर भी एक टीवी चल रही होती है, जिसे देखकर केटी जोर से चिल्लाती है और अगले ही पल केटी की मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में अकेले कुछ अजीब सी पेंटिंग्स बना रहा होता है। उस बच्चे का नाम एडन था और उसकी मॉम रिचेल उसे पिक करने आती है। वो पेशे से एक रिपोर्टर भी होती है। एडन की टीचर रिचेल को बताती है, एडन काफी उदास रहता है जब से उसने अपनी कजन केटी को खोया है। वो उसके बहुत करीब थी, इसलिए केटी की मौत का उसे गहरा सदमा लगा था। इसके बाद टीचर एडन की कुछ बनाई हुई तस्वीर को उसकी मॉम रिचेल को दिखाती है, जिसमें उसकी कजन मरी हुई होती है। वो पिक्चर के जरिए आपको कुछ बताना चाहता है। इस पर रिचेल उनसे बोलती है, मेरे बेटे ने अपनी कजन को 3 दिन पहले ही खोया है, इसलिए वो काफी परेशान है। लेकिन जब टीचर उन्हें बताती है कि ये तस्वीर उसने 1 हफ्ते पहले बनाई है, तो वो काफी हैरान हो जाती है। इसलिए घर पहुंचने पर रिचेल उन तस्वीरों के बारे में एडन से पूछती है, जिस पर एडन बोलता है, केटी को उसकी मौत के बारे में पहले से ही पता था। उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो 7 दिन के बाद मारी जाएगी। नेक्स्ट डे रिचेल अपने बेटे एडन के साथ केटी के फ्यूनरल में जाते हैं, जहाँ पर केटी की मॉम को उसकी मौत बिल्कुल असाधारण लग रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी 16 साल की बेटी हार्ट अटैक से मर चुकी है, क्योंकि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक आना पॉसिबल ही नहीं था। जब उन्हें केटी की बॉडी मिली थी तो वो बिल्कुल बदली हुई थी। इसलिए केटी की मॉम रिचेल को उसकी मौत का पता लगाने के लिए बोलती है। उसी रात रिचेल केटी के कुछ दोस्तों को बात करते हुए सुनती है। वो बोलते हैं कि उस रात बेका भी डर की वजह से पागल हो गई। वो मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है। यहाँ पर उनसे रिचेल को ये भी पता चलता है कि केटी ने उस टेप को अपने जिन फ्रेंड के साथ में देखा था, वो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। इसी के साथ ही केटी का बॉयफ्रेंड उसी दिन रात 10 बजे अपने आप को मार लेता है, जिस दिन केटी की मौत हुई थी। इसके बाद रिचेल अपनी तहकीकात आगे बढ़ाती है। उसे केटी के घर से उनकी कुछ पिक्चर मिलती है, जिनमें से कुछ फोटो एकदम क्लियर थे, लेकिन कुछ फोटो धुंधले थे। उनमें उन दोस्तों के चेहरे नहीं दिखाई दे रहे थे जो कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। फिर रिचेल को वहाँ से उस गेस्ट हाउस शेल्टर माउंटेन इन का एड्रेस भी मिल जाता है, जहाँ पर ये सभी दोस्त ठहरे हुए थे। उसका पता लगाने के लिए रिचेल भी शेल्टर माउंटेन इन निकल जाती है और रात में वहीं पर वो टेप देखती है जो कि उन सब दोस्तों ने देखा था। उस टेप में एक कुएं के साथ ही एक चेयर को देखती है, लेडी को भी देखती है। इसी के साथ ही उस टेप में बहुत सारी भयानक और डरावनी तस्वीरें भी थी, जिसे देखकर रिचेल काफी बुरी तरह से डर जाती है। तभी उसके रूम की फोन बेल बजती है। रिचेल फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से एक लेडी की आवाज आती है। वो बोलती है 7 डेज। नेक्स्ट डे रिचेल अपने एक्स बॉयफ्रेंड नोवा से मिलती है और उसे अपनी हाल ही में ली गई कुछ पिक्चरों को दिखाती है जो धुंधली थी। फिर वो उसे अपनी एक और पिक्चर लेने के लिए बोलती है। जब नोवा पिक्चर लेता है तो वो भी धुंधली थी। जिसके बाद रिचेल नोवा को उस स्थापित टेप के बारे में बताती है, जिसे देखने के 7 दिन के बाद इंसान मारा जाता है। पहले तो नोवा उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और वो टेप देखने की जिद करता है। रिचेल ना चाहते हुए भी उस टेप को नोवा को दिखाई देती है। जिसके बाद फिर से फोन बजता है, लेकिन इस बार वो फोन को आंसर नहीं करते। नेक्स्ट डे रिचेल इस टेप की एक कॉपी बनाती है और वो उस कॉपी को नोवा को देती है, ताकि वो पता कर सके कि टेप को किसने बनाया है। लेकिन उस टेप का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्हें नहीं पता चल रहा था कि ये टेप किसने बनाया था। आगे रिचेल को बेका से पूछताछ करते हुए दिखाया गया है,
जो कि मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी। रिचेल बेका से पूछती है कि कैटी की मौत कैसे हुई थी, मुझे जानना है। इस पर बेका बोलती है आप जान जाओगे, वो आपको बताएगी, लेकिन आज नहीं 4 दिन बाद। यहाँ पर वो उस स्प्लिट की बात कर रही थी जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं उस वीडियो टेप से था। इसके बाद रिचेल उस वीडियो टेप को देख रही थी। उस वीडियो टेप में रिचेल को एक लाइट हाउस दिखाई देता है। तभी हम देखते हैं रिचेल की नाक से खून बहने लगता है। रिचेल उस लाइट हाउस के कुछ प्रिंट आउट्स निकाल लेती है और उस लाइट हाउस के बारे में सर्च करने लगती है। आखिर वो लाइट हाउस उसे मिल ही जाता है। वो लाइट हाउस मॉस्को आइलैंड पर था। जब रिचेल उस आइलैंड के बारे में गूगल सर्च करती है तो उसमें रिचेल को उसी लड़की की तस्वीर भी मिल जाती है जिसे उसने उस वीडियो में देखा था। उसका नाम एना मॉर्गन था। रिचेल एना के बारे में जानने के लिए नेट सर्च करती है और इसके बाद वो बुक्स में भी उसका पता ढूंढने की कोशिश करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि एना के पास बहुत सारे घोड़े थे जिनकी मौत रहस्यमय बीमारी से होने लगी थी। कुछ घोड़ों ने अपने आप को समुद्र बीच में डुबोकर मार लिया था, लेकिन उन रहस्यों का आज तक पता नहीं चल सका कि उन घोड़ों की मौत कैसे हुई थी। इसी के साथ ही एना मॉर्गन ने भी पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। यहाँ पर हैरान कर देने वाली एक और बात सामने आती है कि एना मॉर्गन की मौत के बाद सभी घोड़े ठीक होने लगे थे और वो रिकवर हो गए थे। वहीं रात में नोवा ने अपनी पिक सीसीटीवी में देख ली थी, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो गया था। अब उसकी पिक्चर भी धुंधली हो गई थी। उधर रिचेल के बेटे एडन ने भी वो वीडियो क्लिप देख ली थी। उसी रात रिचेल को एक डरावना सपना आता है जिसमें किसी शैतान ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो डर कर उठ जाती है। जब वो अपना हाथ देखती है तो उसके हाथ पर किसी के पंजे के निशान होते हैं। एडन कुछ अजीब सी तस्वीरें बनाने लगा था जिसमें घर, घोड़े और वही रिंग थी जो मरने से पहले उन सभी लोगों को दिखाई देती थी। आगे रिचेल अपने बेटे एडन को घर छोड़कर एना के बारे में सर्च करने लगती है, जिससे रिचेल को पता चलता है कि एना पहले खुश रहती थी, घुड़सवारी करती थी और अपनी लाइफ को खूब एंजॉय करती थी। लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गई और उसके कुछ दिन बाद एना खुदकुशी कर लेती है। अब एना की मौत का पता लगाने वो उसी आइलैंड पर जाती है और नोवा मेंटल हॉस्पिटल जाता है ताकि जल्दी से जल्दी वो इस बात का पता लगा सके। रिचेल ये भी पता लगाती है कि मरने से पहले सभी में एक बात कॉमन थी, उन्हें सभी को एक रिंग दिखाई देती थी। रिचेल उस आइलैंड के लिए निकल जाती है। वहाँ पर रिचेल को एना के हस्बैंड के बारे में भी पता चलता है जो भी जिंदा थे। साथ ही एना की एक बेटी भी थी जिसका नाम समारा था। रिचेल उस आइलैंड पर एक बोट से जाती है। तभी वहाँ पर एक घोड़ा अचानक ही पागल हो जाता है और अपनी जंजीर को तोड़कर सीधा पानी में छलांग लगा देता है, जिससे वो बोट के पंखे में कटकर मारा जाता है। दूसरी तरफ नोवा उस मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पर वो भर्ती हुई थी। वहां पर नोवा एना के रिकॉर्ड्स को चेक करता है। उन रिकॉर्ड्स को देखने पर पता चलता है एना मॉर्गन की कई बार मिसकैरेज हुई थी, मतलब वो कभी मां नहीं बन सकती थी। नोवा का वहां पर उसी वीडियो टेप SM0015 का जिक्र मिलता है। वो ये सब देख ही रहा था कि नोवा की नाक से भी खून निकलने लगता है। उधर रिचेल भी मिस्टर मॉर्गन के पास पहुंच जाती है और एना के बारे में पूछती है, लेकिन मिस्टर मॉर्गन उसे कुछ भी बताना नहीं चाहते थे। इसके बाद रिचेल उनसे उनकी बेटी समारा के बारे में पूछती है तो मिस्टर मॉर्गन उसे ये कहकर अपने घर से बाहर निकाल देते हैं कि उनकी कोई बेटी है ही नहीं थी। रिचेल अपना सड़ा सा मुंह लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि ये वही घर था जिसकी पेंटिंग उसका बेटा अक्सर बनाया करता था। जब रिचेल फोन करके अपने बेटे एडिन से उन तस्वीर के बारे में पूछती है कि ये तस्वीर तुमने क्यों बनाई थी, तो एडन बोलता है क्योंकि मुझे उस छोटी लड़की ने बोला था जो मुझे उन तस्वीरों के विजन देती थी। यहाँ पर एडन फिर से कुछ रिंग बना रहा होता है। इसके बाद रिचेल उस आइलैंड की एकमात्र डॉक्टर से मिलती है और उनसे भी वो एना मॉर्गन के बारे में कुछ जानना चाहती थी। डॉक्टर रिचेल को बताती है एना अपना एक बच्चा चाहती थी। उन्होंने बहुत सालों तक कोशिश की, लेकिन शायद उनकी किस्मत में बच्चा नहीं था, इसलिए वो यहाँ से चले गए। लेकिन जब वो यहाँ पर वापस लौटे तो उनके पास एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम समारा था। उन्होंने बताया ये हमने गोद ली थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उसे कहाँ से लाए थे। समारा के आने के बाद उनके परिवार में खुशियाँ लौट आई थी। फिर एक दिन समारा ने मुझे बताया
कि उसे कुछ विजन आते हैं, उसे अजीब सी और डरावनी चीजें दिखाई देती है। ये सब समारा के आसपास ही होता था। फिर हमने उन्हें एक मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दिया। समारा के यहाँ से जाने के बाद उस आइलैंड पर सारी परेशानियां कम हो गई। वहीं हम नोआ को SM0015 टेप को खोजते हुए देखते हैं, लेकिन रिकॉर्ड रूम से वो टेप गायब था और आखिरी बार उस टेप को मिस्टर मॉर्गन ने ही देखा था। मतलब उन्होंने ही वो टेप चुराया होगा। फिर से रिचेल मिस्टर मॉर्गन के घर जाती है। वहाँ पर रिचेल को कोई नहीं मिलता, लेकिन उसे वो टेप SM0015 मिल जाता है। वो उस टेप को देखने लगती है। उस टेप में हम समारा को देखते हैं। डॉक्टर और समारा के बीच हुई बातचीत से हमें पता चलता है कि समारा कभी सोती ही नहीं थी। समारा बोलती है, मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करती हूँ। डॉक्टर पूछते हैं, क्या तुम अपनी मॉम को चोट पहुँचाओगी? इस पर समारा बोलती है, मैं सभी को चोट पहुँचाती हूँ और ये कभी नहीं रुकेगा। फिर समारा उन्हें ये भी बताती है कि उसके पिता उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, वो घोड़ों से प्यार करते हैं, इसलिए मैं ये सब कभी बंद नहीं करूंगी। तभी पीछे से मिस्टर मॉर्गन आ जाते हैं और वो रिचेल पर हमला कर देते हैं। इसी के साथ ही वो उस टीवी सेट को लेकर वॉशरूम में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने बाथटब को पानी से भरा हुआ था और वहाँ पर बहुत सारी करंट की वायरें भी बिछाई हुई थी। वो रिचेल को ये भी बताते हैं, समारा आज भी सभी को परेशान कर रही है, उसने घोड़ों तक को नहीं छोड़ा। इतना बोलकर वो करंट लगाकर आत्महत्या कर लेते हैं। ये देखकर रिचेल बुरी तरह से घबरा जाती है। वो बुरी तरह से डर चुकी थी, लेकिन तभी वहाँ पर नोआ आकर उसे संभाल लेता है। यहाँ पर रिचेल एडिन की बनाई हुई कुछ तस्वीरों को देखती है और याद करती है कि समारा को घोड़े पसंद नहीं थे। मतलब मिस्टर मॉर्गन ने उसे अस्तबल के आसपास रखा होगा। दोनों घर के पास बने अस्तबल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक सीढ़ी दिखाई देती है। ऊपर जाने पर उन्हें वहाँ एक छोटा सा कमरा मिलता है। ये वही जगह थी जहाँ पर मिस्टर मॉर्गन ने समारा को रखा हुआ था। समारा की मॉम को दौरे पड़ते थे, लेकिन मिस्टर मॉर्गन का मानना था कि ये सब समारा के कारण ही हो रहा है, इसलिए वो समारा को यहाँ रखते थे। घोड़ों की आवाज से समारा को डिस्टरबेंस होता था, इसलिए वो अपनी सुपरनेचुरल पावर से उन घोड़ों को मारती थी। तभी नोआ को दीवार पर वॉलपेपर के पीछे कुछ दिखाई देता है। जब दोनों मिलकर उस दीवार से वॉलपेपर को हटाते हैं तो उन्हें दीवार पर एक बना हुआ पेड़ मिलता है। इस पेड़ को देखकर रिचेल बोलती है, मैंने ये पेड़ कहीं देखा है और मैं वहाँ पर गई भी हूँ। वो जगह थी होटल शेल्टर माउंटेन इन। दोनों उस होटल के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने पर दोनों क्लू ढूंढने लगते हैं। अब रिचेल के पास भी ज्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि ये उसका 7वां दिन था। रिचेल बोलती है, अब तुम्हें ही एडन की जान बचानी होगी। वो बार बार ऐसा बोल रही थी। इससे फ्रस्ट्रेट होकर नोआ चीजें इधर उधर फेंकने लगता है, लेकिन जब नोआ कुछ कंचों को जमीन पर फेंकता है तो वो सब एक जगह फर्श पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि रूम के फ्लोर के नीचे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नोआ बिना देरी किए ही कुल्हाड़ी से उस फर्श को काट देता है। उन्हें वहाँ पर एक कुआं मिलता है। दोनों कुएं पर लगे ढक्कन को हटाते हैं और गहराई नापने के लिए कुएं में एक पत्थर भी फेंकते हैं। दूसरी तरफ रूम में कुछ असाधारण घटनाएं होना शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर एक रैक टूट जाती है जिस पर टीवी रखी हुई थी। तभी टीवी फिसलकर सीधा रिचेल से आगे टकराती है, जिससे वो कुएं में जाकर गिर जाती है। नोआ रिचेल की मदद के लिए रस्सी लेने जाते हैं, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाती है और कुआं ऊपर से अपने आप ही बंद हो जाता है और रिचेल वहीं फंस जाती है। वहीं रिचेल को कुएं में से कुछ इंसान के टूटे हुए नखून मिलते हैं। कोई कुएं में रिचेल का हाथ पकड़ लेता है। ऐसा होते ही हम फ्लैशबैक में वापस पहुंच जाते हैं, जहां पर समारा उस कुएं के पास खड़ी होती है। तब इसकी मोम उसके पीछे से आती है और अचानक ही समारा के सिर पर एक पॉलीबॉग पहनाती है। उसे लगता है कि समारा की सांस रुक गई है। वो उसकी बॉडी को उस कुएं में फेंक देती है और उसे कुएं को ऊपर से बंद कर देती है। लेकिन समारा अभी तक नहीं मरी थी। उसने 7 दिनों तक उस कुएं में सरवाइव किया था और अंत में वो मारी गई थी। रिचेल को कुएं में समारा की डेड बॉडी भी मिलती है। धीरे धीरे समारा की बॉडी मेल्ट हो जाती है और रिचेल के हाथ में उसका स्केलेटन ही रह जाता है। तब तक नोआ भी कुएं के बाहर पहुंच चुका था। वहीं रिचेल के हाथ से अब पंजे के निशान भी गायब हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि वो इस श्राप से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि रिचेल के अब 7 दिन पूरे हो चुके थे और वो जिंदा थी। फिर वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और समारा की बॉडी को दफना देती है। यहाँ पर रिचेल नोआ से बोलती है वो केवल अपनी कहानी लोगों तक पहुँचाना चाहती थी, इसलिए हम यहाँ तक आ पहुँचे। धीरे धीरे मूवी हैप्पी एंडिंग की तरफ जा रही थी, लेकिन आगे कुछ और बड़ा होने वाला था। अगले दिन
रिचेल को उसके बेटे एडन के दिखाया जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। एडन पूछता है उस लड़की का क्या हुआ। उस पर रिचेल बोलती है मैंने उसे आजाद कर दिया। इस पर एडन गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कभी नहीं सोती, ना ही कभी रुकेगी। तभी उसकी मॉम एडन के हाथ पर वही पंजे के निशान देखती है जो रिचेल के हाथ पर थे, और तभी एडन की नाक से भी खून निकलने लगता है। ये देखकर रिचेल काफी परेशान हो जाती है। उसे पता चल गया था कि नोवा का आज आखिरी दिन है। दूसरी तरफ हम नोवा को देखते हैं। उसके कॉफी के कप के नीचे एक रिंग का निशान बन जाता है। तभी वहाँ पर रखे हुए टीवी में तस्वीरें झिलमिलाने लगती है। नोवा टीवी बंद करके आगे चलने लगता है। तभी वो देखता है कि टीवी अपने आप ऑन हो जाती है और उसमें वही वीडियो प्ले होने लगती है। रिचेल नोवा को फोन करती है, लेकिन नोवा कॉल आंसर नहीं करता। उस वीडियो को देखकर नोवा की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि समारा धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही थी। अंत में वो पूरी तरह से उस टीवी के बाहर आकर नोवा को मार देती है। दूसरी तरफ रिचेल नोवा को खोजती हुई उसके घर तक पहुंच जाती है। वहां पर उसे नोवा की लाश मिलती है, जो कि बहुत बुरी हालत में थी। रिचेल वापस रोते हुए अपने घर पहुंच जाती है और सोचने लगती है कि उसने मुझे क्यों नहीं मारा। उसी के साथ ही वो उस वीडियो कैसेट को भी तोड़ देती है, लेकिन रोती हुई रिचेल का ध्यान उस वीडियो की बनाई हुई कॉपी पर जाता है, जिसकी उसने अलग से कॉपी बनाई थी। यहाँ पर रिचेल फिर से समारा की बात पर गौर करती है। फिर उसे याद आता है कि उसने क्लिप की एक कॉपी बनाई थी, जिसकी वजह से उसे समारा ने नहीं मारा, लेकिन उसकी कॉपी उसने नोवा को दी और समारा ने नोवा को मार दिया। मतलब अगर मौत से बचना है तो वीडियो क्लिप की एक कॉपी बनाकर दूसरे को दे दो, जिससे ये चेन चलती रहेगी। इसलिए रिचेल अपने बेटे एडन से भी उसकी एक कॉपी बनवाती है, ताकि वो अपने बेटे को बचा सके। एडन पूछता है वो सबको मारती रहेगी, वो कभी नहीं रुकेगी। रिचेल बोलती है फिक्र मत करो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद एडन पूछता है जो ये टेप देखेगा उसके साथ क्या होगा। उसका जवाब रिचेल के पास नहीं होता। इसी गुमनाम के साथ मूवी खत्म हो जाती है।